पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, एनपीओ का हिस्सा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इस एनपीओ में हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि इसमें जो मुख्यतः हमें हल करना है उसमें पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। लेकिन रिसीट पेमेंट अकाउंट हम लोग पहला क्लास में देखे, पहले एपिसोड में देखे, और उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, कुछ छोटे छोटे और अन्य मदों का जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित है, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, डिस्कस किया। पिछला क्लास हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में चर्चा किए थे। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में मैंने उसमें बताया था कि किसी विशेष फंड का हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसका लेखा जोखा कैसे होगा। इस फंड में मुख्य रूप से प्राइज फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड इत्यादि के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन तीनों फंड का कैसे हम लोग हिसाब किताब करते हैं, उसका कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, कहां उसे हम दिखाएंगे, इन सारी बातों का हमने चर्चा किया था। पुनः मैं एक बार थोड़ा सा उस टॉपिक को रिवाइज आप लोगों के लिए कर दूं, ताकि अगर कुछ भी कंफ्यूजन अगर मन में हो तो वो क्लियर हो जाए। उसमें हमने बताया था कि जब कोई विशेष फंड होता है तो उसका अलग से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसका हिसाब रखता है। जैसे कि मैच फंड है, तो जब उसका हम हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उस फंड से संबंधित जो भी हमारा बैलेंस है पहले से, या उस फंड उस टूर्नामेंट के दौरान जो भी हमें इनकम हुआ, वो सारा एक साथ जोड़ दिया जाता है और संबंधित मैच एक्सपेंस जो है या टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है उसको हम घटा देते हैं, और जो बचता है यह हमारा पुनः बैलेंस शीट को दिखता है। यानी कि जब कोई, क्लियर बात है कि जब कोई स्पेशल फंड होगा तो उसका हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसमें हमने ये भी आगे बताया कि अगर हमारा मैच फंड या इनकम, उस टूर्नामेंट या मैच से जो इनकम हुआ उससे अगर खर्च अधिक हो जाए तो इसको हम लोग, जो रेस्ट हमारा खर्च अधिक होता है घटाने के बाद, उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर में हम लोग उसको दिखाते हैं। इन सारी बातों का हमने उसमें चर्चा किया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले जानना अनिवार्य है। ये छोटे टॉपिक्स को हम लोग इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स और आइटम्स। इसमें पहला हमारा है सब्सक्रिप्शन, चंदा। दूसरा है डोनेशन, दान। तीसरा लेगेसीज, वसीयत। चौथा इंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, या इसमें हम लोग एडमिशन फी भी इसमें कहते हैं, इसको हम लोग इसमें आगे जोड़ सकते हैं, एडमिशन फी, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। इंडोमेंट फंड, हिंदी में इसको समर्पित निधि कहा जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबारों की बिक्री। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, खेल सामग्रियों की बिक्री। ऑनरेरियम, मानदेय, गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदान। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आइटम्स हैं जिसका हम लोग बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला जो है वो है सब्सक्रिप्शन, चंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस टॉपिक से हमारा 3 या 4 मार्क्स का सवाल भी आता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में भी इसकी आवश्यकता होती है, और इसका कंसेप्ट का जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सब्सक्रिप्शन, चंदा, ये चंदा
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारी संस्था को अपने सदस्यों से प्राप्त होता है। ये जो उसे सालों भर चंदा मिलते रहता है और चंदा चूंकि ये बार बार प्राप्त होने वाला आय है, इसलिए हम लोग इसको रेवेन्यू इनकम कहते हैं। ये अपने सदस्यों के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि जो गैर व्यापारी संस्था के पास अपने सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा ये चंदा हमें मिलता है। चंदा के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर या करेंट ईयर में कितना चंदा हमारा या करेंट ईयर में कितना हमारा इनकम हुआ, जो कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक जिसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा हम इसे लेजर में भी फॉर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म की बात करें कि स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, इसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो ध्यान देंगे वह है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करेंट ड्यूरिंग ईयर मतलब करेंट ईयर, इस करेंट ईयर में हमें कितना चंदा प्राप्त हुआ, करेंट ईयर में हमें कितना चंदा प्राप्त हुआ। करेंट ईयर या ड्यूरिंग द ईयर को हम अगर और क्लियर करें एक एग्जांपल लेकर के, क्योंकि इसमें दो तीन बातों को भी जानना क्लियर आवश्यक है, जिसमें एक है करेंट ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, दूसरा इसमें लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, और एक आगे हमारा जो है नेक्स्ट ईयर। इसमें दो तीन बातों को जानना आवश्यक है। पहला जैसे कि करेंट ईयर, सपोज दैट करेंट ईयर अभी हम अगर 2020-21 चल रहा है, 2020-21 करेंट ईयर है, इसे अगर हम करेंट ईयर मानते हैं तो प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर जो होगा वो हो जाएगा 2019-20। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर जो होगा वो 2019-20 या उससे पूर्व के वर्ष को हम यहां पर प्रीवियस ईयर कहेंगे। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर, अगर हमारा करेंट ईयर 2020-21 है तो नेक्स्ट ईयर हमारा 2021-22 है। इसको भी यहां पर समझना आवश्यक है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने में हमें इन ईयर्स का बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। तो अब मेरे अनुमान से आप लोग सभी करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को समझ गए होंगे। अब हम इसमें इसकी चर्चा करें। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट का, फिर इससे संबंधित कुछ सवाल के लिए हम लोग चर्चा करें। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मीन्स करेंट ईयर में जो चंदा प्राप्त हुआ उसका सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, यानी कि इस साल करेंट ईयर में कितना चंदा बकाया रहा, सदस्यों से हमारे पास कितना चंदा बकाया रहा इस करेंट ईयर में, इसको हम लोग इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद ओपनिंग या एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष हमारा पिछले वर्ष के ओपनिंग में या फिर पिछले वर्ष के ओपनिंग में या हमें कितना पिछला साल एडवांस के रूप में सब्सक्रिप्शन मिला था, पिछला साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें कितना प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर पिछला साल का पिछले साल एडवांस सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था, इसका मतलब है कि वो इस साल का वो सब्सक्रिप्शन यानी कि इस साल का वो चंदा प्राप्त है, जो कि इस साल का चंदा है जो कि हमें पिछले वर्ष ही प्राप्त हो गया। और चूंकि हमने पिछले क्लासों में ही मैं चर्चा कर चुका हूं कि अकाउंटिंग जो बनता है वो एक्रूअल कंसेप्ट के आधार पर बनता है या एक्रूअल बेसिस के आधार पर बनता है। एक्रूअल बेसिस
इसका मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग उपार्जन विधि, एक्रूअल बेसिस उपार्जन विधि। इसका मतलब है कि वो इनकम या एक्सपेंस जो भी है वो किस वर्ष से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर कैश कोई फैक्टर नहीं है, कैश से कोई मतलब नहीं है, वो इनकम किस साल का है इसको इसमें जरूर ध्यान रखना है, वो किस साल का इनकम है। तो यानी कि अगर पिछला साल, लास्ट मींस पिछले साल अगर हमें एडवांस में चंदा प्राप्त हुआ था, मतलब क्लियर है कि वो चंदा इस साल का है, इसलिए उसे हम लोग इस साल के इनकम में इसको जोड़ेंगे, करंट ईयर के इनकम में इसको हम जोड़ेंगे। इस तरह से आगे इसमें कुछ माइनस भी करना है। माइनस में जो पहला होगा वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि पिछला साल का जो चंदा बकाया था, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो बकाया था, अगर वो इस साल प्राप्त हुआ है, मतलब क्लियर है कि वो भले ही पिछला साल बकाया रहा हो लेकिन वह इनकम इस साल का है। सॉरी, इसमें पिछला साल का बकाया था और इस साल अगर वो कैश हमें प्राप्त हुआ है, मतलब वो इनकम पिछला साल का ही था, कैश हमें इस साल प्राप्त हुआ है। माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर में हमें एडवांस के रूप में सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, यानी करेंट ईयर मतलब इस वर्ष हमें अगर प्राप्त हुआ है एडवांस में, क्लियर है कि ये जो एडवांस हमें करेंट ईयर में है वो आगे के वर्षों का इनकम है, क्योंकि वो इस साल हमें एडवांस मिला, यानी कि अगले वर्षों का वो इनकम है, इसलिए उसे भी भले ही वो कैश हमें इस साल प्राप्त हो गया है लेकिन उसे भी माइनस करेंगे, क्योंकि वह एडवांस सब्सक्रिप्शन आगे के वर्षों का इनकम है। हमें जहां तक अनुमान है इसमें अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग दोनों को, इन दो आइटम्स को हटा देंगे, जो बचेगा ये हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल गया, यानी कि करेंट ईयर में चंदे से आय हमारा कितना है, और इसे हम सॉम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसी इनकम को इनकम साइड में हम लोग दिखाएंगे। ये इस फॉर्मेट का जो स्टेटमेंट बुक है, स्टेटमेंट फॉर्म में है, इसे हमने लिखा। अब इसका दूसरा भी है जो जिसको हम लिखेंगे, वह है लेजर फॉर्म। लेजर फॉर्म में भी इसे हम बना सकते हैं। सवाल हमारा स्टेटमेंट फॉर्म और लेजर फॉर्म दोनों से हो सकता है। चांसेस ज्यादा हमारा स्टेटमेंट फॉर्म का होता है, फिर भी हम लोग लेजर फॉर्म के बारे में भी इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे सामने दिख रहा है, हमने पहला में बताया कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। पहला उसमें था जो हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी उसको हम समझ रहे थे, देख रहे थे। दूसरा जो फॉर्म है वो है लेजर फॉर्म, यानी कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम लेजर फॉर्म में भी उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक लेजर बनाना होगा। इसके बाद सबसे पहला इसमें लिखेंगे बाय बैंक अवली कैश अकाउंट, और इसमें जो आएगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर में हमें कितना चंदा प्राप्त हुआ है। इसमें से हमको ये टोटल जो भी चंदा करेंट ईयर में प्राप्त हुआ, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ ऐड होगा। हम लोग देख रहे थे स्टेटमेंट फॉर्म में भी कुछ ऐड करते थे, बस जो वहां पर हमने ऐड किया है यहां भी वही सब आइटम्स को ऐड कर देना है। जो भी ऐड होने वाला आइटम्स है वो हमारा क्रेडिट साइड है, जिसमें कि सब अब इसमें आगे हम बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि पिछला साल जो हमें एडवांस मिला था, यानी कि पिछले साल का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था, चंदा था, वो जो कि इस साल का इनकम है
उसको हम लोग ने इधर लिखा, उसको हम लोग जोड़ेंगे। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल का जो चंदा बकाया रह गया उसको हम लोग, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि करेंट ईयर में जो हमारा चंदा बकाया रहा उसको भी हम लोग बाय में लिखेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे। टू साइड में हमारा देखते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि पिछला साल जो हमारा के अंत में या इस साल के बिगिनिंग में, पिछले साल के अंत में यानी कि या इस साल के बिगिनिंग में जो बकाया था, कहने का मतलब है यहाँ स्पष्ट, यानी कि पिछला साल चंदा बकाया था, पिछले साल जो चंदा बकाया था अगर वो इस साल प्राप्त हुआ है मतलब क्लियर है कि वो पिछले साल का ही इनकम था, और चूंकि वो इस साल प्राप्त हुआ इसलिए 2 में है, यानी कि उसको हम लोग घटा रहे हैं। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, यानी कि इस साल हमें, यानी कि इस साल मतलब करेंट ईयर में हमें एडवांस में चंदा प्राप्त हुआ, चूंकि वो आगे के वर्षों का इनकम है इसलिए इसे भी हम लोग टू साइड में लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ये हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होगा। इस तरह से हमने अभी देखा कि सब्सक्रिप्शन में 2 फॉर्म, एक हमारा स्टेटमेंट फॉर्म, लेजर फॉर्म, दोनों में हम लोग कैसे इसको हल करेंगे इसका रूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके संबंधित कुछ प्रश्नों को पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में कर लेंगे, फिर जो अन्य मदे हैं उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अब सब्सक्रिप्शन के रूल्स के बारे में जाना, अब इससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिसको हम लोग हल करके उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं यहां अभी लिखूंगा, इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। यहां पर हमने एक सवाल को लिया जिससे कि हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर ज्ञात करेंगे। इसका रूल्स हमने पहले ही लिखाया कि सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने के लिए 2 मेथड है, इसे हम लेजर फॉर्म में भी और स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हम सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने का प्रयास इसको करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेंट ईयर का इनकम ज्ञात करेंगे। इस सवाल में हमारे पास एक करेंट ईयर 19-20 और 18-19 प्रीवियस ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 9,000, करेंट ईयर का हमारा 6,000। इस तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 1,600, करेंट ईयर का 4,400 और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करेंट ईयर में जो चंदा हमें प्राप्त हुआ है वो 1,24,000, 1,24,000। इससे हमें ज्ञात करना है कि हमारे करेंट ईयर में इनकम कितना होगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाना है। इसे हम लोग इस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लेंगे, लिखेंगे इसमें कैलकुलेशन
of income from subscription. टू 2019-20 particulars अमाउंट। सबसे पहले हम लोग इसमें जो ड्यूरिंग द ईयर में जितना हमें चंदा प्राप्त हुआ है इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मीन्स यहां पर होता है करेंट ईयर। करेंट ईयर में हमें जो चंदा प्राप्त हुआ है 1,24,000, 1,24,000। अब इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को फॉर्मेट में लिखा कि हर हाल में हमको वो इनकम किस साल का है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि ये भी जो हमारा सब्सक्रिप्शन निकलेगा वो एक्रूअल बेसिस पर निकलता है। एक्रूअल बेसिस मीन्स वो इनकम किस साल से संबंधित है, कैश यहाँ पर मायने नहीं रखता है। तो देखते हैं कि जैसे पिछला साल का बकाया था 9,000, पिछला साल का बकाया था मतलब निश्चित रूप में ये हमारे पिछले साल का ही इनकम है, वह इस साल प्राप्त हुआ है। तो इसे हमको माइनस करना होगा क्योंकि ये इनकम पिछले वर्ष का है। इसी तरह हम लोग करेंट ईयर में बकाया है 6,000, यानी कि वो इस साल का चंदा प्राप्त नहीं हुआ, जो इस साल का बकाया है वो चूंकि इस साल का इनकम है, इसे हम लोग जोड़ेंगे, इस साल का वो इनकम है। इस तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन देखेंगे, पिछला साल का एडवांस था 1,600, यानी कि पिछले साल का एडवांस जो ये है वो चूंकि पिछला साल एडवांस मिला, यानी कि वो इनकम पिछले साल का नहीं था, वो करेंट ईयर का इनकम, इसलिए इसे हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। और इस साल जो हमें एडवांस या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है वो चूंकि वो आगे के वर्ष में या नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, तो इसे हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि वो आगे के वर्षों का इनकम है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर। जैसा कि मैं पहले भी करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर के बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो करेंट ईयर में जो हमारा सब्सक्रिप्शन बकाया है वो है यहाँ पर 6,000, ये प्लस होगा। और इसमें क्या प्लस होगा, जो पिछला साल का प्रीपेड था या एडवांस था जो इस वर्ष का इनकम है, इसे भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर में हमें जो एडवांस प्राप्त हुआ था वो है 1,600। वर्ष का भी हम लोग यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं, इसे ब्रैकेट में 2018-19, यहाँ 2019-20, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे 1,31,600। इसके बाद इसमें हम लोग जो इस साल का इनकम नहीं है उसको घटाएंगे, जिसमें अब आगे हम लोग इसमें दो आइटम्स को ऐड कर चुके हैं, प्लस ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर, यहां पर करेंट ईयर किसे माने हम लोग 2019-20। इसमें जो आउटस्टैंडिंग था 6,000 जो कि यहां पर दिख रहा है करेंट ईयर का, क्योंकि वो करेंट ईयर का ही इनकम है, प्राप्त नहीं हुआ है, उसे हम लोग उसको उसमें जोड़ दिए इनकम में, क्योंकि वो करेंट ईयर का इनकम है। इस तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पिछला साल का था, जो कि पिछला साल ही प्राप्त हुआ था, वो भी हमारा एडवांस पिछले साल का, वो चूंकि करेंट ईयर का इनकम है, अतः उसको हमने जोड़ा, वो इस साल का करेंट ईयर का इनकम। इस तरह से इसमें माइनस होगा
जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले वर्ष का जो बकाया था और वो इस साल प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि कैश तो हमको इस साल मिला लेकिन इनकम वो पिछले साल का है, इसलिए उसे हमें माइनस करना होगा। तो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल का चंदा हमें इस साल प्राप्त हुआ, वो माइनस होगा। माइनस होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर। इस साल तो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, वह 1600 है, सॉरी 4400 है, इसे हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। इस तरह से हमारा प्लस है टोटल 1,31,600, माइनस में है 13,400। इस तरह से कुल 1,18,200 हमारा बचा, 1,18,200, और यही हमारा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और यही इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज होगा, और यानी कि कहने का तात्पर्य है करेंट ईयर का हमारा इनकम यही कहना है, यानी कि टोटल इनकम जो हुआ करेंट ईयर का हुआ 1,18,200 रुपया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं। इससे संबंधित और कुछ प्रश्नों को हम लोग ले सकते हैं, जिससे हमारा यह और क्लियर हो जाएगा। आगे हम कुछ प्रश्नों को इसमें और लेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर एक सवाल और हमारे पास है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर हमको सबसे पहले इस प्रश्न को समझना होगा। यहां पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर 2019-20। 1920 हमारा यहाँ पर करेंट ईयर है। करेंट ईयर का एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक पार्ट सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर हम लिए हैं, जिसमें है 2018-19 का सब्सक्रिप्शन 10,000, 2019-20 का सब्सक्रिप्शन 90,000 और 2020-21 का सब्सक्रिप्शन 8,000। यहाँ पर कहने का मतलब है कि करेंट ईयर में हमें 2018-19 के लिए 10,000 चंदा प्राप्त हुआ है, 2019-20 करेंट ईयर का 90,000 प्राप्त हुआ है, और 2020-21 के लिए हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन 8,000 प्राप्त हुआ है। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम लिए हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 यानी कि पिछला साल का हमारा जो चंदा बकाया है वो 15,000 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
2019-20 मतलब करेंट ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन जो बकाया रहा वो 20,000 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19 फॉर 2019-20। कहने का तात्पर्य है कि 2018-19 में, 18-19 का मतलब यहां पर है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमें करेंट ईयर का 13,000 रुपया सब्सक्रिप्शन या 13,000 सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। यहां पर हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम देखते हैं। Calculation of income from subscription 2019-20 मतलब करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे ज्ञात होगा। पर्टिकुलर्स यहां पर हम एक बात को ध्यान से देखें तो पिछले सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। पिछले सवाल में हमें ये सब्सक्रिप्शन टोटल एक साथ दिया हुआ था, और यहां पर तीनों बाइफरकेट हमें करके दिया हुआ है कि पिछला साल का कितना प्राप्त हुआ, पिछला साल का बकाया हमें इस साल कितना प्राप्त हुआ, करेंट ईयर का हमें कितना प्राप्त हुआ, और एडवांस यानी कि आगे के वर्षों का सब्सक्रिप्शन हमें कितना प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर बाइफरकेट करके दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चूंकि हमको करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है तो उस करेंट ईयर को ही लेंगे, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर के लिए यानी कि 2019-20 के लिए हमें जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है वो है 90,000। इसे हम लिख दिए। अब इसमें क्या जुड़ेगा, क्योंकि ये 18-19 का है, 20-21 का है, ये पिछला वर्ष से संबंधित था, इससे हमारा करेंट ईयर में कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हम देखते हैं 2019-20 यानी कि करेंट ईयर में 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन बकाया हुआ, चूंकि वह इनकम करेंट ईयर का ही है, अतः इसे हम लोग यहां पर जोड़ेंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 या करेंट ईयर 20,000। और हम यहां देखें, यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 का यानी कि पिछले साल का बकाया है, इससे यहां पर कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना यहां पर करेंट ईयर में नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19 पिछला साल हमें एडवांस के रूप में प्राप्त हुआ था, और चूंकि वो करेंट ईयर का इनकम है, अतः इसे भी हमें यहां पर जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में जो हमें रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन, उसे हमें जोड़ना होगा 13,000, और इसे जोड़ने के बाद ये हमारा निकल गया करेंट ईयर का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। $1,23,000 ये हमारा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें निकाल दिया।
इस तरह से हमने करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो निकाला वह है 1,23,000। अब इससे कुछ और आगे के सवाल इसमें इससे संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि इसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, इसे हम लोग यहाँ पर नीचे में क्लियर कर सकते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा उसे लिखा जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट में इधर हम लायबिलिटी लिखते हैं बाएं साइड में, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट से जो संबंधित है वह है हमारा सबसे पहले एसेट्स में आएगा एक्रूड इनकम, यानी कि जो इनकम हमारा जनरेट हो चुका है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है उसे हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में आएगा जो भी बकाया है, यहां पर हम देख रहे हैं पिछले साल का बकाया 31 मार्च 2019 यानी कि पिछला वर्ष का बकाया था 15,000, जिसमें हमें 10,000 रुपया प्राप्त हो चुका है। 18-19 यानी कि पिछले वर्ष का 10,000 प्राप्त हो चुका है, यानी कि एक्रूड इनकम में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इसे हम लिख सकते हैं 18-19 के लिए जो बकाया रहा, 18-19 का टोटल बकाया था 15,000, जिसमें से हमको करेंट ईयर में 10,000 प्राप्त हो गया है, यानी कि 5,000 एक्टिव इनकम के रूप में होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और फिर करेंट ईयर का जो बकाया है वो भी हमारा एक्टिव इनकम के रूप में होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 का जो बकाया है वो है 20,000। करेंट ईयर का भी बकाया हमने लिख दिया। इस तरह से दोनों हमारा बैलेंस शीट में एक्टिव इनकम के रूप में लिखेगा तो 20,000 और 5,000 25,000। इसके बाद हम लोग इसे ऐसे लायबिलिटी साइड में कुछ आएगा। लायबिलिटी साइड में आता है हमारा आएगा इसमें से जो संबंधित वो है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि जो इनकम जनरेट नहीं हुआ वो एडवांस के रूप में हमारे पास लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन जब भी होगा वो आगे के वर्षों के लिए होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 और यह हमें प्राप्त हुआ है 8,000। ये हमारा लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020-21 यानी कि आगे के वर्षों का जो है वो हमारे लायबिलिटी साइड में हमें दिखेगा। इस तरह से हमने इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल के रूप में आप लोगों को बताया कि हमें इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे ज्ञात करना है, कौन से आइटम्स को जोड़ना है, कौन से आइटम्स को घटाना है, और फिर अभी हमने बैलेंस शीट के बारे में बताया कि बैलेंस शीट में उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में क्या क्या जो संबंधित उसमें से आइटम्स है वो आएंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा एक्रूड इनकम साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड इनकम, जैसा कि अभी हमने बताया एक्रूड इनकम मतलब इनकम हमारा हो चुका है, कैश नहीं प्राप्त हुआ है, वो हमारा करेंट एसेट्स के रूप में रहता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19
5,000 रुपया जो बकाया था उसे हम लोग जोड़ेंगे, और करेंट ईयर का जो बकाया है दोनों हमारा एक्रूड इनकम होगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था करेंट ईयर में जो प्राप्त हुआ है वह हमारा लायबिलिटी साइड में दिखेगा। और इस तरह से हमारा सब्सक्रिप्शन से संबंधित जो सवाल है वो कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे आपको हल करना है, प्रैक्टिस करना है, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इसका हम लोग आगे के क्लासों में भी क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि अभी हमने चंदा के बारे में कंसेप्ट को क्लियर किया कि चंदा या कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन हम किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ज्ञात करते हैं। आगे इसमें कुछ और छोटा छोटा टॉपिक्स इससे संबंधित है, जैसे कि है डोनेशन, दान। दान का अर्थ है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था जो होती है उसको चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, फर्मों के द्वारा कुछ दान प्राप्त होता है। दान मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है, एक स्पेशल डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन विशिष्ट दान, जनरल डोनेशन सामान्य दान। स्पेशल डोनेशन का मतलब है जब किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर कुछ दान प्राप्त होता है, विशेष कार्य को करने के लिए कुछ दान प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग स्पेशल डोनेशन यानी कि विशिष्ट दान कहते हैं। किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्राप्त हुआ दान हमारा स्पेशल डोनेशन या विशिष्ट दान कहलाता है। जनरल डोनेशन सामान्य दान। सामान्य दान वह है जो संस्था को साल भर उसके सदस्यों के द्वारा या फिर अन्य संस्थाओं के द्वारा छोटी मोटी जो दान प्राप्त होती रहती है उसको हम लोग सामान्य दान कहते हैं। स्पेशल डोनेशन, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी समझना आवश्यक होगा कि स्पेशल डोनेशन होने पर क्या हम लोग करेंगे, जनरल डोनेशन होने पर क्या करेंगे। स्पेशल डोनेशन जैसे कि वर्ड सही है, स्पष्ट है कि विशिष्ट दान। विशिष्ट दान जो कि वो हमारा किसी स्पेशल पर्पस के लिए प्राप्त हुआ है और वह हमें बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी कि इसका जो नेचर है, स्पेशल डोनेशन का जो नेचर है वो नॉन रिकरिंग है, यानी कि वो बार बार हमें दान नहीं मिलेगा। अतः निश्चित रूप में इसे हम लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, और जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा वह हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमें दिखाया जाएगा, न कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसे हम स्पष्ट और क्लियर रूप में स्पेशल डोनेशन को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है, जिसको हिंदी में पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। ये हमारे लिए पूंजीगत प्राप्ति है। जनरल डोनेशन चूंकि वह हमेशा प्राप्त होने वाला दान है, सामान्य दान जिसे कहते हैं, वो हमेशा प्राप्त होने वाला है और उसका जो नेचर है वो रेकरिंग है, वो हमेशा प्राप्त होते रहता है। अतः इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इसे हम दिखाएंगे। कभी कभी डोनेशन के बारे में कोई क्लियर नहीं रहता, तो इसे हम क्या कहेंगे, जब डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं प्रश्न में लिखा हो तो उसे हम जनरल डोनेशन मानेंगे और उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रश्न में दिया होता है कि डोनेशन का कुछ पार्ट उसको स्पेशल मानना है और बाकी जनरल मानना है। सपोज दैट अगर हमें डोनेशन 1 लाख प्राप्त हुआ और उसका 50% कहा जाए कि आप इसे स्पेशल डोनेशन के रूप में ट्रीट करें, तो निश्चित रूप में हमारा जो 1 लाख का 50% मतलब 50,000 जो होगा वो स्पेशल डोनेशन होगा और यह बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। और क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है और जो 50,000 शेष बच गया उसे हम
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे। इस तरह से हमारा दान या डोनेशन का कंसेप्ट को क्लियर हमने किया और हमें विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत हद तक इसे में समझ में आया होगा। आगे कुछ और इसमें पॉइंट्स आते हैं जैसे कि लेगेसीज, वसीयत। वसीयत, जब इसे वसीयत मतलब संपत्ति या जायदाद, जब कोई व्यक्ति अपने संपत्तियों को, अगर उसका कोई वारिस न हो और वो अपने संपत्तियों को किसी एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दे, तो इस प्रकार के वसीयत को हम लोग लेगेसीज कहते हैं। लेगेसीज जैसा कि क्लियर है कि यह किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होता है अपनी संपत्तियों को, जब उसका कोई अगर वारिस ना है, नहीं हो या अन्य कोई कारण से भी अगर अपना वसीयत दान करे, तो चूंकि ये बार बार प्राप्त होने वाला इनकम नहीं है, अतः हम लोग लेगेसीज को, वसीयत को कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि लेगेसीज हमारे लिए एक एसेट्स है, इसे हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। इस तरह से कभी कभी लेगेसीज के बारे में कोई छोटा अमाउंट दे देता है और इसे रेवेन्यू रिसिप्ट भी मान लिया जाता है, लेकिन अगर लेगेसीज को प्रायः कैपिटल रिसिप्ट ही माना जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे, अगर बहुत छोटी अमाउंट हो और अगर इसे रेवेन्यू इनकम ही मानना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में ही दिखाना है, तो फिर इसके लिए प्रॉपर नोट्स हमको नीचे उसको मेंशन करना होगा कि हमने लेगेसीज को क्या माना है। इस तरह से लेगेसीज के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे है एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, यानी कि नामांकन शुल्क या इसे हम लोग प्रवेश शुल्क। नामांकन शुल्क जैसा कि हम जानते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में नामांकन शुल्क लिया जाता है। यह जो नामांकन शुल्क है या एडमिशन फी है, यह चूंकि संस्था को हर एक वर्ष प्राप्त होता रहता है, अतः नामांकन शुल्क या एंट्रेंस फी या एडमिशन फी को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे और यह हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है। रेवेन्यू इनकम यानी कि ये बार बार संस्था को होने वाला इनकम है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडोमेंट फंड, समर्पित निधि। तो इंडोमेंट फंड जैसा कि समर्पित निधि का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपने संपत्ति को समर्पित कर दे किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वह हमारा इंडोमेंट फंड कहलाता है। इसे भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे क्योंकि यह हमारा बार बार प्राप्त होने वाला इनकम नहीं है और इसे बैलेंस शीट में ही हमने इसको कैपिटल रिसिप्ट के रूप में लायबिलिटी साइड में लेंगे। इसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क। लाइफ मेंबरशिप फी, जैसे कि इसका वर्ड से ही क्लियर है, लाइफ मेंबरशिप यानी कि लाइफ मतलब आजीवन, यानी कि जीवन भर में एक बार सदस्य बनने के लिए, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के लिए जीवन में अगर एक बार शुल्क दिया जाता है तो उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। यानी कि बहुत संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर हमें एक बार ही शुल्क देना पड़ता है जीवन में उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए। ऐसी स्थिति में चूंकि यह लाइफ में एक बार संस्था को प्राप्त होती है, अतः लाइफ मेंबरशिप फी भी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। यह भी कैपिटल रिसिप्ट होगा और चूंकि कैपिटल रिसिप्ट है, इसे भी हमें बैलेंस शीट में ही दिखाना होगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लाइफ मेंबरशिप फी को भी हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि न्यूज़पेपर हमारा डे टू डे एक्टिविटी का खर्च है। संस्था को चलाने के लिए हमारे संस्था में बहुत सारे पेपर्स, मैगजीन्स आते रहते हैं और चूंकि इसका नेचर रेगुलर है, यानी कि पेपर हमेशा आएगा और हमेशा उसका पेमेंट करना पड़ेगा, अतः इससे संबंधित जो खर्च है वो चूंकि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, तो अगर उस
पेपर को सेल करते हैं, जो हमारा न्यूज़पेपर वेस्ट है, बेकार हो गया, पुराना हो गया, उसे हम अगर बेचते हैं तो उससे जो आय होगी इसे भी हमें रेवेन्यू इनकम ही मानना होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इसे हमें इनकम साइड में इसे हमको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आगे है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, कॉलेजों में खेल की सामग्रियां परचेज की जाती हैं, क्रय की जाती हैं, और कुछ समय के पश्चात वे सामग्रियां टूट फूट जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन स्पोर्ट्स मटेरियल को, उन खेलने के जो सामग्री जो बेकार हो चुके हैं, उन्हें अगर हम बेचते हैं तो उससे जो भी राशि, जो भी अमाउंट हमें प्राप्त होगा वह भी हमारा रेवेन्यू इनकम होगा। यानी कि इसे भी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट इनकम साइड में दिखाना पड़ेगा। आगे आते हैं, इसमें है ऑनरेरियम, मानदेय। मानदेय, पहले इस ऑनरेरियम को समझना होगा ये क्या है। ऑनरेरियम अगर किसी गैर व्यापारिक संगठन या संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी विशेष कार्य करने के लिए अगर कोई बाहर से मेंबर आता है जो संस्था का सदस्य या कर्मचारी नहीं है, यानी कि बाहर से किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अगर बुलाया गया है तो उसके एवज में जो उसे अमाउंट या रकम का पेमेंट किया जाता है उसे ऑनरेरियम या मानदेय कहते हैं। ऑनरेरियम को भी हम लोग चूंकि संस्थाओं में कोई न कोई विशेष कार्य, छोटी मोटी कार्य होते रहती है, अतः ऑनरेरियम को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करेंगे और इसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में इसे दिखाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स, सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान से यह मतलब है कि बहुत सारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था जो होती है उसको चलाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार भी अनुदान प्रदान करती है। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको चलाने में सरकार भी अपना योगदान करती है ताकि वो संस्था सही तरीके से चल सके। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स, सरकारी अनुदान भी सरकार से मिलती रहती है, अतः यह भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इसे हम दिखाएंगे। कभी कभी सरकारी जो अनुदान, गवर्नमेंट जो एड्स होता है वह किसी विशेष पर्पस के लिए दिया जाता है। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स किसी विशेष पर्पस का उल्लेख हो कि किसी विशेष पर्पस के लिए प्राप्त हुआ है तब इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, और चूंकि तब विशेष वर्ड जैसे ही जुड़ जाता है वो हमारा वो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर का भाग हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमारे किसी विशेष पर्पस के लिए, अगर स्पेशल पर्पस के लिए अगर प्राप्त हुआ हो तो वह हमारा कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा और उसे बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कोई ऐसी बातों का उल्लेख नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, या कोई उसके बारे में स्पेशल बातें या विशिष्ट रूप में अगर उल्लेख नहीं है, विशेष बातें नहीं है, तो इस गवर्नमेंट ग्रांट्स को हम रेवेन्यू इनकम मानेंगे और यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रेवेन्यू साइड में इसे हम दिखाएंगे। रेवेन्यू इनकम है और इसे इनकम साइड में इसे दिखाएंगे। इस प्रकार आज हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा है रिसीट और पेमेंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर, तीसरा बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट पहले ही हो चुका है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले कुछ स्पेशल टर्म्स था जिसको क्लियर करना आवश्यक है, तब आगे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में सहूलियत होगी। जिसमें से कुछ विशेष टर्म्स थे जिसको हमने यहाँ पर लिखा और सभी का उल्लेख किया। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इन सब पॉइंट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा और अब आगे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी जानेंगे। इसके पहले आप लोग इससे संबंधित जो सवाल है, सब्सक्रिप्शन से संबंधित सवाल, इसे आप लोग निश्चित रूप में अपने रेफरेंस बुक
अपने एनसीईआरटी बुक, जो भी आपके पास बुक्स होगा, इससे हमारा सब्सक्रिप्शन से संबंधित सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। इन जो स्पेशल टर्म्स या छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, इसको क्लियर करने के बाद अब हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका उल्लेख हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।